हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.2। उसका जो एक्सरसाइज 1.1 है वो हम पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो एक्सरसाइज 1.2 में हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और हमारे पास इस तरह के 5 सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन सभी का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम 140 और इसका पहले हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, कितने से कटेगा? 2 से 7 बार में 0, फिर 2 से 35 बार में, ठीक है, 5 से कटेगा 7 बार में और फिर केवल 7 से 1 बार में। तो इन सभी को हम कैसे लिखेंगे? इन सभी को हम एक तरह से लिख लेंगे 2 गुणे 2, ठीक है, और गुणे में 5 और फिर गुणे में 7। अगली बार क्या लिखेंगे कि जो 2 बार नंबर है उसको हम 1 बार लिखेंगे, यानी कि उसके ऊपर क्या कर देंगे? 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 बार आया हुआ है। और जो 1 बार आया होगा उसको हम वैसे लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा पहला इस तरह से कर देंगे। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया है। अब चलिए हम इसका देखते हैं। अब हम करेंगे 156 का। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 2 से कैंसिल कराते हैं। 1 कटेगा 7 बार में, 1 बचेगा, उधर गया 8, यानी कि हो गया हमारा 8 बार में 16 हो गया। फिर हम 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार में, 1 बचेगा, इसमें गया और ये गया 9 बार में। ठीक है, फिर हम 3 से काटेंगे तो 1 बचेगा, कटेगा हमारा 1 बार में, ये 3 बार में, और फिर ये 13 से 1 ही बार में कटेगा। तो इस तरह से हम देखें तो हमारा क्या क्या मिल गया? हमारा मिल गया 2 गुणे 2 और गुणे में 3 गुणे में 13। इसको कैसे लिखेंगे? फिर यहाँ पे 2 बार आया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे? इसके ऊपर बस 2 लिख देंगे और गुणे में 3 गुणे में 13। इस तरह से हमारा दूसरा भी सॉल्व हो गया। यही है अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से सभी को करेंगे। चलिए अब हम इसको देखते हैं। क्या है? 3825, 3825। तो चलिए लास्ट में क्या है हमारा? विषम संख्या। तो विषम से काट के देखते हैं, यानी कि 3 से काट के देखते हैं। 3 से कटेगा 1 बार में, 3 से कटेगा ये 2 बार में, क्योंकि 3 दूना 6 और 8 में से 6 निकल गया, 2 बचा, इसमें गया। 1 कटेगा 3 से 7 बार में, 22 बचा ये, तो 22 में से 1 इस निकल गया, 1 बचा, इसमें गया 15 और 15 कटेगा 3 से 5 बार में। फिर 3 से देखते हैं। 3 से कटेगा ये 4 बार में, 3 से 2 बार में, 1 बचा, इसमें गया 15 और ये कटेगा 5 बार में। फिर अब इसको 5 बार में देखते हैं। तो 5 बार में देखेंगे तो ये कितने बार में कटेगा? 1 कटेगा हमारा 8 बार में, 2 बचा, इसमें गया 25 और ये भी कटेगा हमारा 5 बार में। ठीक है, चलिए हम फिर 5 से काट के देखते हैं। 5 से कटेगा कितने बार में? तो 1 बार में। 3 बचा, इसमें गया 35, तो इसको कितने बार में कटेंगे? 7 बार में। और फिर 17 तो है, 1 ही बार में कटेगा। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो जो 2 बार आया है उसके ऊपर ऐसे 2 लिख देंगे, जैसे कि 3 2 बार आया हुआ है और यहाँ पे 5 2 बार आया हुआ है। तो 3 गुणे 5 गुणे 17। इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया। अब चलिए हम इसको देखते हैं। क्या है? 5005, 5005। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं 5005 को कैसे कटेगा। सबसे पहले तो हम इसको 5 से काटते हैं। तो 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? बस ये 1 बार में कट जाएगा, 0 ऐसे हो गया, ये भी 1 बार में कट गया। अब 5 से तो नहीं कटेगा, फिर दोबारा आई। फिर 7 से देखते हैं। तो 7 से कटेगा कितने बार में? 1 बार में, 10, और 10 में से 7 गया, 3 बचा, इसमें गया 30। तो 7 से 4 बार में कटेगा 28 और 28 2 इसमें गया तो 21, तो ये कटेगा 3 बार में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम ये कितने बार में कट रहा है। इसको अब देख रहे हैं 9 से नहीं कटेगा, 10 से तो इसे नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं। 11 से देखेंगे तो 11 कम 11, 14 में से 11 गया तो 3 बचा, 3 इसमें गया 33, यानी कि ये हो गया हमारा 3 बार में कट जाएगा। और फिर जो 13 है वो तो 1 ही बार में कटेगा। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? इसको लिख लेंगे हम 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे
13। अब इसमें कोई भी नंबर 2 बार नहीं आया हुआ है तो इसको हम वैसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको देखते हैं। बहुत ही आसान है, जैसे हम छोटे क्लासों में लगाते हैं वही उसी मेथड से इसको भी लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए लास्ट है क्या है हमारा 7429। 7429 लिखते हैं। चलिए देखते हैं, इसको देखते हैं कि कितने बार में कट रहा है। तो लास्ट में विषम है, 3 से देखेंगे तो 3 से 1 बार में, और फिर मतलब 3 से भी नहीं कटने वाला है। 7 से अगर देखेंगे हम, 7 एकम में 7, फिर इसको लेंगे हम 7 छके 42, फिर 7 इसमें फंस जाएगा हमारा, 7 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 13 से भी नहीं कटने वाला है। चलिए देखिए डायरेक्ट इसको 17 से देखते कटता है कि नहीं। तो 17 51, 17 चौको 68, 7 बार में, और 74 में से 68 गया तो 6 बचा, और 6 इसमें आ गया तो 62, तो 17 तिया 51, 51 में से क्या हो गया 62 घट गया तो कितना बचेगा हमारा सॉरी 62 में से 51 घट गया तो कितना बचा हमारा, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1, 11, और ये चला गया और इसमें तो ये हो गया 119, तो 17 7 119, यानी कि ये जो है हमारा 17 बार में पूरा पूरा कट गया। फिर हम देखते हैं कितने बार में कटेगा। अब तो 17 बार में कटेगा नहीं, तो ठीक है 18 19 बार में देखते हैं कट रहा है कि नहीं। 19, तो 19 दूना 38, और 43 में से 38 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ है 43, और 43 में से 38 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। 5 चला गया किस में 7 में, तो 19 तिया 57, 3 बार में कट जाएगा। और फिर ये 23 है तो 23 से एक ही बार में कटेगा। ठीक है, तो उसको लिखेंगे हम कैसे, 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, इस तरह से हमने इस तरह के सारे सवालों को लिख दिया है। अब चाहे तो इसको नोट करते हैं। चलिए अब हम इसके दूसरे सवालों को लगाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। बच्चों हम इसके दूसरे सवालों की ओर बढ़ते हैं। जैसे पहले वाले को सॉल्व किए थे उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। यानी कि सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, फिर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर दिखाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड के द्वारा और एक विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो हम इसमें विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे 91 और ये है 26, तो 26 का केवल 3 बार पढ़ देंगे, आ जाएगा हमारा 78। 91 में से 78 माइनस करेंगे तो 13, और फिर 13 से 26 में भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा 26, नीचे 0 बचा। तो इसका एचसीएफ क्या निकला हमारा, एचसीएफ निकला हमारा 13। एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम के लिए आपका एक फार्मूला है कि यदि दो संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे 26 गुणा 91 ऐसे लिख लेंगे, और फिर नीचे लिखेंगे एचसीएफ किसका, तो दो संख्याओं जो है उनका 26 और 91 का। तो लिखेंगे एलसीएम और यह है 26, ठीक है, कामा 91 बराबर 26 को वैसे लिखेंगे, फिर 91 को भी वैसे लिखेंगे, और इस एचसीएफ की जगह पर लिखेंगे 13, लिख दिए 13। फिर 13 से 26 कट गया 2 बार में, ठीक है, और 2 से 91 में गुणा करा देंगे तो ये हमारा हो गया 182, 182 हो गया। अब हमें जांच करना है, दिखाना है, ठीक है ना, जांच करना है कि 26 गुणे 91 बराबर होता है 13 गुणे, सही से लिख दे, 13 गुणे जो आया है 182 उसके, ठीक है। तो एक्चुअली ये बराबर ही होता है, फार्मूला भी इससे पहले आपको लिखवाया गया होगा, इसका जो बेसिक वाले वीडियो आप देखे होंगे। तो चलिए इसको हम कराते हैं। 13 का 2 बार कराएंगे तो 13 दूना 26, और फिर हासिल बचा 2, 13 का 8 बार पढ़ेंगे तो 13 बटे 104 होगा, हासिल 2 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, तो 106 का 6 लिख दिया, हासिल 10 बचा। 13 का में 13 और 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23। इसका भी इधर भी कराएंगे तो वही संख्या आने वाला है, ठीक है, आप करा सकते हैं। तो पहला हमने इसको प्रूव कर दिया। अब चलिए हम इसको दूसरे सवालों को करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाते हैं।
चलिए बच्चों, हम इसके पहले वाले की तरह दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। पहला वाला तो हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। इसका भी पहले हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, 92 से भाग देंगे हम 510 में। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, पहले 5 बार में देख लेते हैं। 5 बार में जाएगा 5 दूना 10 और 5 9 45 1 46 460। ठीक है, और ये है 510। एक बार और पढ़ के देखते हैं कम आ रहा है कि बेसी आ रहा है। तो 6 दूना 12 का 2 लिखेंगे और फिर 6 9 54 और 54 एक हो जाएगा 55, यानी कि 6 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, 552 हो जा रहा है। तो 6 बार में नहीं जाएगा, 5 बार में लेके जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और ये हो गया हमारा 406। माइनस करेंगे तो 0, ये बचेगा 5, ये हो गया 0। अब जो भी आया है 50, अब 50 से हमें किस में भाग देंगे, तो 92 में भाग देंगे। कितने बार में जाएगा, तो 1 बार में, क्योंकि 2 बार में 100 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसके नीचे 50, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 2, नीचे 4 42। अब 42 से किस में भाग देंगे, तो 50 में भाग देंगे। ठीक है, ये भी कितने बार में जाएगा, 1 बार में। तो नीचे लिखेंगे 42, फिर उसके नीचे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 8। अब 8 से किस में भाग देंगे, तो 42 में भाग देंगे। अब 42 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। क्या आएगा, 8 बचे 40, फिर बचेगा नीचे 2। अब 2 से किस में भाग देंगे, तो 8 में भाग देंगे। तो 8 से कितने बार में कटेगा, ये 4 बार में। 2 से 8 जो है 4 बार में कट जाएगा, यानी कि हमारा जो एचसीएफ निकला है वो क्या निकला है, 2। HCF निकल गया हमारा 2। एलसीएम की बात करते हैं हमारा, तो एलसीएम किसका किसका, तो 510 और 92 का एलसीएम निकालना है। तो लिखेंगे हम 510 गुणा 92 और नीचे लिखेंगे HCF किसका, तो 510 और 92 का, 510 कामा 92 का ही एलसीएम HCF। फिर लिखेंगे एलसीएम 510 कामा 92, फिर 510 को ऐसे लिखेंगे, गुणे 92 को भी वैसे लिखेंगे। बस HCF की जगह पे लिख देंगे 2। HCF की जगह पे क्या लिखेंगे, 2। अब 2 से क्या करेंगे, इसको काट देंगे। कितने बार में कटेगा, तो 255 बार में कटेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 255 का क्या करेंगे, हम गुणा करा देंगे 92 में। किस में गुणा कराएंगे, 200, सही से लिख दे, 255 का लिखेंगे 92 में गुणा करा देंगे। ठीक है, तो जब 92 में हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये पूरा मिल जाएगा हमारा 23,460। ठीक है, आप गुणा करा कर देख लीजिएगा, मेन यही आंसर आएगा, 23,460 आएगा। ठीक है, ये तो रहेगा हमारा एलसीएम। अब हमें जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। क्या जांच करना है, तो 510 गुणे 92, ठीक है, बराबर होता है 2 गुणे 23,460 के। ठीक है, तो चलिए बस इधर वाला सॉल्व है, ये बराबर होता है एक्चुअली में, तो जो आसान है उसको ही हम केवल सॉल्व कर लेते हैं। इधर वाले को सॉल्व करेंगे, ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं 0 हो गया। ठीक है, और ये हो गया 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9 हो गया, फिर 3 दूना 1 6 हो गया, फिर 2 दूना 4 हो गया। इधर भी वही नंबर आने वाला है 4 6 9 2 0। तो आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से हमने दूसरे सवालों को सॉल्व कर दिया। आप इसी तरह से तीसरों को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ दें या बता दें, एक बार खुद से ट्राई करिएगा, ऐसे ही करना है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत का काम है नहीं, आपको बस एलसीएम और एचसीएफ किसी तरह से ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो हम इसके तीसरे वाले को छोड़ते हैं, आप कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके जो तीसरा सवाल है, तो दूसरा था, अब तीसरे सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आप तीसरे वाले को भी सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ बता नहीं रहे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। आइए बच्चों, हम इसके तीसरे सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसे हम दूसरे को सॉल्व किए थे, उसमें तीसरा सवाल 3 सवाल दिए हुए थे, उसी तरह से तीसरा इसमें भी 3 सवाल दिए हुए हैं और ये बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सभी का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 12 है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, फिर 15 है, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 5। फिर 21 है, तो 21 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है, तो 3 गुणे 7। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं आप, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर सकते हैं आप।
3 से 7 बार में, 7 से 1 बार में, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो HCF का मतलब वही होता है कि वे संख्या जो तीनों में है, ठीक है, वे ऐसी संख्या जो तीनों में है। तो तीनों में क्या है, देख रहे हैं कि तीनों में 3 जो इसमें भी इसमें भी है, तो इसका HCF तो ऐसे हमें पता चल गया क्या है, इसका 3 है। बस केवल LCM ज्ञात करना है। तो LCM के लिए थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब देखिए जो सम में है उसको एक बार लिखेंगे, जैसे 3 इन सब में है तो 3 को एक बार लिखें, बाकी जितने भी संख्या है सबको फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो A3 लिख लिए, A3 लिख दिए, A3 हो गया, इन सभी की जगह पे 1 3 हो गया। बाकी ये क्या हो हमारा 2 गुणे 2, फिर क्या है 5 गुणे 7, 5 गुणे 7। अब बस गुणा करा देंगे, हमारा एलसीएम मिल जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 पचे 60 और 60 बटे 60 का अगर हम गुणा 7 में कराएंगे तो आएगा हमारा 420, ठीक है। तो ये रहा हमारा एलसीएम, बहुत ही आसान है। तो इसका एचसीएफ ए हो गया और एलसीएम हमारा ए हो गया। इसी तरह से अभी इसको हम दूसरे वाले को भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा। इन सभी का क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 17 है, 23 है और ये 29 है, ठीक है। तो 17 के क्या हो सकता है, 17 तो किसी के टेबल में आता नहीं है, तो 1 गुणे 17 हो सकता है, ठीक है। 23 भी किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 1 गुणे 23 हो सकता है। 29 भी नहीं आता है, तो 1 गुणे इसका 29 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि सब में क्या कॉमन है। इन सब में क्या कॉमन है, तो जो कॉमन है वही एचसीएफ हो जाएगा। तो क्या है 1 है, तो एचसीएफ निकल गया हमारा 1। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम तो जो सम में उसको एक बार लिखेंगे, जैसे कि एक सम में है तो 1 लिखेंगे और बाकी सभी संख्याओं को ऐसे लिख लेंगे, 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक है 29। और अगर हम इस संख्या का गुणा कराते हैं तो डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं, आप गुणा करा लीजिएगा। ये आएगा 11,339, लिखेंगे 11,339 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो एलसीएम जो है आपका ए हो गया, एचसीएफ है आपका 1 हो गया। तो इस तरह से आप बहुत लगा सकते हैं। तीसरा भी बहुत आसान है, इसी तरह से लगा सकते हैं। तो तीसरे वाले को छोड़ते हैं, थोड़ा सा मेहनत करके लगा लीजिएगा क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। चलिए अब हम इसके चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसको हम इरेज करते हैं क्योंकि ये समझ गए आप। तो चलिए बच्चे हम इसको चौथे सवालों को देखते हैं। और चौथा सवाल थोड़ा सा मज़ेदार सवाल है। ये कह रहा है कि एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 697 का 57 का 9 है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल है, जो दिया है उसको लिख लीजिए। हल करेंगे इसका हम हल। तो दिया है, क्या दिया है भाई, तो एचसीएफ दे दिया है हमें। एचसीएफ दे दिया है 306, 657, ठीक है। क्या दिया है एचसीएफ, एचसीएफ 9 दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या होगा, तो आपको एक फार्मूला बताया गया है अभी, जो पिछले कई बार सवालों में लगा रहे थे कि अगर किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना हो, ठीक है, 657, तो क्या लिखते हैं, उन संख्याओं को ऐसे लिख लेते हैं, वैसे लिख लेते हैं और नीचे लिखते हैं हम एचसीएफ, ठीक है। तो लिखेंगे क्या हम, 306 का एचसीएफ 657, ठीक है। ठीक है, अब चलिए लिखते हैं क्या, ये तो वैसे ही रहेगा एलसीएम आपका, ठीक है। अब एचसीएफ की जगह पे क्या दिया है हमारा, 9 दिया है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 657 और एचसीएफ की जगह पे लिखेंगे 9 लिखेंगे। एचसीएफ की जगह पे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे और 9 से क्या करेंगे, 1 कट जाएगा, ठीक है। 9 से कितने बार में कटेगा, तो 9 सत्ते 63, 2 बचा इसमें और 9 तिया 57 के 73 बार में कट जाएगा 9 से। तो अब क्या करेंगे हम, 306 गुणे और 73 का बस गुणा करा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इसका एलसीएम निकल जाएगा। तो चलिए गुणा कराते हैं। गुणा कराएंगे तो क्या आएगा हमारा, देखेंगे तो हमारा आएगा 22,338, ठीक है। आप गुणा करा के देख सकते हैं, इसका 22,338 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका एलसीएम भी निकाल लिए। बहुत ही छोटा सवाल था लेकिन प्यारा सवाल था। तो चलिए अब हम इसके 5वें सवाल की ओर बढ़ते हैं, तब तक हम इसको इरेज करते हैं।
आइए बच्चे हम इसको पाँचवें सवाल को सॉल्व करते हैं। पाँचवा में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि ये कह रहा है कि क्या किसी संख्या यानी कि 6 पे पावर n है तो n का मान हम प्राकृतिक संख्या रख सकते हैं कोई भी, तो क्या कोई भी रखेंगे तो क्या 6 कभी भी 0 प्राप्त कर सकता है, इसके अंत में कभी भी 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता है कोई भी पावर रखने पर, n की जगह पे कोई भी नंबर रखने पर। ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या है कि अगर किसी संख्या में, ठीक है लिखेंगे मतलब समझा रहे हैं कि अगर किसी संख्या में 2 गुणे 5 उसके अभाज्य गुणनखंड में शामिल होंगे तो वह संख्या जो है वो जो है अंत में 0 प्राप्त कर सकती है। ठीक है, किसी के संख्या में, तो यहाँ पे 6 है तो अगर हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करें, 6 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 आ रहा है, 2 गुणे 5 तो आ नहीं रहा है। तो इसलिए जो है ये है कभी भी जो है किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए ये कभी भी शून्य प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे हम क्या, तो इसका बेहतरीन हल क्या है देखते हैं। हल लिखेंगे कि 6 लिखेंगे 6 पे पावर n है तो इसका गुणनखंड क्या हो सकता है 2 गुणे 3 हो सकता है, इस पे पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड a है तो इसलिए एक मिनट लिखेंगे चूँकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल नहीं है। ठीक है, अतः 6 पे पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, ठीक है, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, यानी कि कोई भी संख्या रहेगा अगर हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें 2 और 5 शामिल नहीं रहेगा तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, और जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल रहेंगे वो जो है संख्या मतलब किसी न किसी प्राकृतिक संख्या के लिए वो 0 पर समाप्त जरूर होगी। तो ये रहा इसका मेन कंडीशन, यानी कि इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुणे 3 है, 2 गुणे 5 होता तो ये 0 पर समाप्त होती, लेकिन ये क्या है 2 गुणे 3 है तो इसलिए ये जो है 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। इसका हम बस यही सिंपल जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसके 6वें सवालों को सॉल्व करते हैं, तब तक आप इसको लिख लीजिए। आंसर में भी आप सेम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसके 6वें सवालों को लगाते हैं। आइए बच्चों हम इसके 6वें सवालों को सॉल्व करते हैं। इसमें 2 संख्या दिया हुआ है, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और फिर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस में 5। कह रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों है, तो भाज्य संख्या होने का कंडीशन क्या है कि उसके पास एक से ज़्यादा यानी कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा, जिस संख्या का वो क्या होंगी संख्याएं भाज्य होंगी। तो चलिए देखते हैं कि भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, तो इसका हम करते हैं हल। जो भी संख्या दिया हुआ है 7 गुणे 11 गुणे 13 और फिर प्लस में है 13, इसको एक तरफ सॉल्व करते हैं और इसको 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे फिर प्लस में 5 है, तो इसको करते हैं। अब इसमें से 13 जो है कॉमन कर लेते हैं, 13 कॉमन कर लेंगे तो 7 गुणे 11 गुणे तो वैसे ही रहेगा, लेकिन 13 क्या होगा बाहर आ गया तो 13 की जगह पे 1 हो गया। अब प्लस में 13 भी बाहर है तो इसके जगह पे क्या हो गया 1 हो गया।
फिर इसमें क्या कॉमन करेंगे, 5 कॉमन कर लेंगे। तो 5 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 7 गुणे 6 गुणे 5 तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे और फिर यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 कॉमन हो गया वहाँ से। फिर अगली बार करेंगे इसको तो क्या होगा, ये इसका सीधा गुणा करा लेते हैं। ये है 13, ठीक है। तो अब गुणा कराएंगे तो होगा ये 13 का 7 का पहाड़ा 11 बार बढ़ेंगे 77 और 1 जोड़ेंगे तो 78। ठीक है सॉरी, इसमें हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 78। तो लिख लेंगे गुणा में सीधा सीधा इसको कि 77 और 1 जोड़ेंगे तो 78। ये हो गया हमारा 78। फिर इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। अब सबका गुणा करा लेंगे, तो सबका गुणा कराएंगे तो आएगा हमारा ये 1008। ठीक है, जैसे इसको गुणा कराते जाएंगे 42। ठीक है, फिर 42 का 4 में गुणा कराएंगे। आप गुणा करा के देख सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको कर दे रहे हैं। ये आएगा हमारा गुणे में, अब ये ब्रैकेट में ही है, इसका केवल गुणा कराएंगे तो आएगा हमारा 1008। ठीक है, प्लस में भी 1 इधर वाला बचा है, तो इसको अगले बार जोड़ेंगे। अब 78 का हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 13 गुणे 13 6 के 78, 13 के इसको 78 को ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको लिख सकते हैं हम 5 और फिर गुणे के रूप में लिख सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 109। तो ये हो गया 1009 ऐसे हो गया। अब इसको एक और गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या है, तो 13 गुणे 13 ये वैसे ही रहेगा। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। ठीक है, 5 वैसे ही है और इस 1009 का गुणनखंड करेंगे तो होगा ये हमारा 333 और 3। ठीक है, ये हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि जो भी संख्या है इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 से अधिक गुणनखंड है, 1 2 और 1 ज़्यादा है, तो 2 से अधिक गुणनखंड है तो क्या होंगे, संख्या भाज्य है। तो लिखेंगे हम दी गई संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह संख्या भाज्य है। ठीक है, बस इतना ही लिख देंगे, क्योंकि जिसका भी 2 से अधिक गुणनखंड होगा वो क्या होगा, भाज्य संख्याएं होंगी। तो इस तरह से हम इसका 6 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। चलिए अब इसके 7वां और आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। आइए बच्चों, हम इसके 7वें सवालों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखे नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, तो आपके पास बुक होगा तो देख लीजिए। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसमें कह रहे कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि हमें जो है इसमें सोनिया और रवि का मिलने का समय पता करना है कि वो कितने मिनट बाद एक समय पर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखे नहीं है, आपके पास बुक होगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सोनिया और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय क्रमशः क्या है, 18 और 12 है। क्या है, 18 और 12 मिनट है। ठीक है, क्रमशः 18 और 12 मिनट है। तो हमें बताना है कि दोनों को मिलने का समय। ठीक है, दोनों के मिलने का समय ये निकालना है ना हमें कि कितने समय बाद जो है दोनों मिलेंगे। तो यही हमें क्या करना है, निकालना है। चीज़ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18 और 12 का हम सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, 18 और 12 का
एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो चलिए 18 और ये हो गया 12 का एलसीएम निकालते हैं। कितने से काटेंगे? चलिए 2 से काटेंगे आप तो 9 बार में, 6 बार में। 3 से काटेंगे तो ये 3 बार में और ये 2 बार में, फिर 3 और फिर 2 लिख सकती हूँ। यानी कि हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, यानी कि 2 तिया 6 हो गया और 6 तिरिका 18 और 18 दूना 36। तो दोनों को जो मिलने का समय है वो है हमारा 36 मिनट। ठीक है, दोनों को जो मिलने का समय है वो है हमारा 36 मिनट। तो इस तरह से हमने इसके सारे सवालों को सॉल्व करते हैं। बस दिखना क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है। ठीक है, अब घबराइए मत, यही इसका मेन आंसर है। ठीक है, इतना भी लिख देंगे आप तो बहुत है। तो इसका जो दोनों को मिलने का समय है वो है हमारा 36 मिनट। तो चलिए हमने इस चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।